हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज मैं लेकर आई हूं परीक्षा से पहले की तैयारी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन रोमांटिक एज। रोमांटिसिज्म नहीं है, रोमांटिक एज है। ये रोमांटिक एज पर है और इसमें जो बेसिकली ये जो है ये EMRS के लिए भी है और ये झारखंड के लिए भी। जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स जो भी तैयारी कराऊंगी झारखंड और उसका जो कॉमन पे है वो करवाऊंगी। रोमांटिक एज जो वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ और ये सब करके रोमांटिक एज पर भी है, तो उसी के क्वेश्चंस मैं लिए हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, अच्छे हैं, कुछ तो हैं ये बहुत अच्छे, तो वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। चलिए तैयारी पढ़ाना शुरू करती हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ, ये मेरी बुक है द पाथ टू विक्ट्री। इस बुक में दो सेगमेंट्स में या तीन सेगमेंट्स में ये डिवाइडेड है। पहला लिटरेचर, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फिगर्स ऑफ स्पीच और जो है सभी की थ्योरी, लिटरेरी टर्म्स, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, गोल्सवर्दी, सबकी थ्योरी, उनके MCQs लगे हुए हैं। उसके बाद ग्रामर का सेगमेंट है जिसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ट्रांसफॉर्मेशन, पंचुएशन और एक और इसमें चीज़ है गोल्डन रूल्स ऑफ लिटरेचर। ये सारी थ्योरी है प्लस उनके MCQs हैं। और उसके बाद तीसरा जो है वो उसमें प्रैक्टिस पेपर्स है, 125 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस पेपर्स है। तो ऑल इन जो है ऑल इन वन बुक है ये, जिसमें से आपको प्रैक्टिस पेपर्स, ग्रामर, लिटरेचर, थ्योरी, MCQ सब इसमें आपको एक बुक में मिल जाए। प्री बुकिंग चल रही है इस समय इसकी। 5 सितंबर से इसका पहला लॉट जो है वो निकलना शुरू होगा, यानी कि 5 सितंबर से ये बुक जो है वो लोगों तक को मिलनी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये जो बुक है ये इस समय अभी 500 रुपीज़ की है, वैसे जो है ये 650 की है और 5 सितंबर तक ये 500 रुपीज़ की है। तो भाई ये ऐसा है, जो ये किताब है ये हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये करी है कि बहुत ही एक ऐसी किताब बनाओ कि जब लोग पढ़ें तो उन्हें लगे हाँ जो है पूरा एक बुक में सारी चीज़ हमने दे दी है। ठीक है। तो दूसरी चीज़ भाई, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। ये जो है इस तरीके की बातें करके कृपया हमें छोटा महसूस ना करवाएं कि कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है क्या, इस पर कोई डिस्काउंट दे दे क्या। ऑलरेडी जो है 650 किसी का 500 चल रहा है। तो ये जो चीज़ है ये इस बुक का ये अभी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लगता है कि मेरी क्वालिटी, मेरे अंदर कोई क्वालिटी है, तो आप सोच सकते हैं कि हर इंसान अपनी किताब में अपना एक अंश देने की कोशिश करता है। तो दैट्स व्हाट आई हैव ट्राइड टू गिव इन दिस बुक। ठीक है जी। तो ये हुआ मेरा पहला जो है मेरी बुक का ऐड। दूसरा ये मेरा प्रैक्टिस बैच है, एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच, जिसमें 50 जो है उस 50 में से भी 30 के करीब फुल लेंथ टेस्ट है। 125 से भी ज़्यादा क्वेश्चन के हैं, कुछ तो 200 क्वेश्चन के भी हैं कुछ तो। उसके अलावा 17 मॉक टेस्ट हैं जिसमें फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। ये इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर बुक भी, ये जो है ये वाला बैच भी, सब इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर अवेलेबल है। प्ले स्टोर से इंग्लिश सूत्रा का ऐप जो है डाउनलोड कीजिए। स्टोर में जाकर देखना है कि कौन कौन से कोर्सेज आपके मतलब के हैं। इसके अलावा ये हमारे वीडियो बैचेस है। मेरा अभी TGT का एक नया बैच जो है मैंने स्टार्ट करा है, लाइव बैच। और उसके जो मेरा लाइव बैच स्टार्ट हुआ है अभी कुछ दिन, 2-3 दिन हुए हैं उसे स्टार्ट हुए हुए। और इसके अलावा मेरे वीडियो बैचेस भी हैं, UP TGT, PGT, DSSB, TGT, PGT और ग्रामर के दोनों में अंतर जो है, अभी DSSB का मैं बस नोटिफिकेशन का वेट कर रही हूँ, उसके बाद उसको लाइव से उसका भी चलेगा। ये बैचेस में चाहे लाइव हो या जो है वीडियो हो, स्टडी मटेरियल आपके घर पर पहुंचता है। इसके अलावा आपको जो ये लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड वाले भी, ये रिकॉर्डेड नहीं, ये लाइव क्लास अपलोड होकर डल जाती है, वही है बिल्कुल अनकट अनफिल्टर्ड जो है वो क्लासेस होती हैं। तो चलिए इसी के साथ ये हो गया मेरा ऐड। अब मैं ज़रा स्टार्ट करती हूँ अपना रोमांटिक एज पे क्वेश्चंस। तो जस्ट सी द क्वेश्चंस। ये क्या हुआ? परीक्षा से पहले की तैयारी, और ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजनरी वर्क बाय विलियम ब्लेक। तो मैं अब आपको सबसे पहले ये बताऊं कि विलियम ब्लेक जो है वो एक जो है रोमांटिक राइटर कहलाते हैं और इन्होंने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस लिखा है। इसके अलावा इनकी एक बहुत फेमस वर्क है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, जिसमें ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे मिल्टन से।
इन्होंने इनको इलस्ट्रेशंस, इन्होंने मिल्टन के पोएम्स के इलस्ट्रेशंस जो हैं वो बनाए हैं. इनकी जो ये पोएम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजनरी वर्क बाय विलियम ब्लेक, ये है द विजन ऑफ द डॉटर्स ऑफ एल्बियन. ये जो पोएम है ये ब्लेक ने इस कहा जाता है कि ये इन्फ्लुएंस्ड है मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट की विंडिकेशन ऑफ द राइट्स. मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट की, जो आपको पता होगा कि ये पहली फेमिनिस्टिक बुक है, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, उससे ये प्रभावित है. और ये जो पोएम है इसमें विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन से ये प्रभावित है. ये इसको कहा जाता है, इट इज कॉल्ड वन ऑफ द प्रोफेटिक बुक्स. इसमें एक लड़की के सेक्सुअल एनकाउंटर्स के बारे में बताया जाता है कि वो एक लड़की है जो कि एक लड़के से काफी ज्यादा प्रभावित है, लेकिन उसको शी इज बीन रेप्ड बाय सम अदर बॉय. और उसके बाद व्हेन शी इज रेप्ड, तो ना तो उसके जो जिससे वो पसंद करती है उसको कुछ लेना देना है, और ना जो उसको रेप करता है उसको कुछ लेना देना है. तो ये जो पोएम है, ये द विजन ऑफ द डॉटर्स ऑफ एल्बियन, ये मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट के जो है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन से प्रभावित है. और ये वन ऑफ द प्रोफेटिक पोएम्स जो है कहलाती है. इसमें इन्होंने इलस्ट्रेशंस भी जो है दिए हैं. Which of the novels is a satire on the Gothic novel? Gothic fiction के बारे में अगर आप जानते हो तो Gothic fiction जो होता है, जिसका मतलब होता है कि एक जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जिसमें होते हैं, और ये नॉवेल्स जो होते हैं ये मेडिवल युग के बारे में बताते हुए सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में. द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो बाय हॉरेस वेलपोल, ये एक गोथिक फिक्शन है. मतलब जो सामान्य से हटकर जो है वो होता है गोथिक फिक्शन. गोथिक फिक्शन का जो मजाक उड़ाया है वो कौन से नॉवल में उड़ाया गया? प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, नॉर्थएंगर एबे. तो इसका आंसर है दैट इज नॉर्थएंगर एबे. द आंसर इज नॉर्थएंगर एबे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सारे रोमांटिक एज के ही क्वेश्चंस जो हैं वो हमने लिए हैं. एसेज ऑफ इलिया आर. आप लोगों ने चार्ल्स लैम का नाम सुना ही है, उन्हें प्रिंस अमंग एसेइस्ट कहा जाता है. चार्ल्स लैम जो हैं वो उनके जो एसेज होते थे वो मिंगल्ड विद ह्यूमर एंड पैथोस. He was a bachelor. He couldn't get married because of the mental instability of his sister. उनकी सिस्टर ने in a fit of frenzy killed her own mother. और बहुत ही उनका एक त्रासद जो है वो लाइफ रही, बट उसमें भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपनी लाइफ को प्रेजेंट किया है अपने एसेज में. इलिया उनका सीडोनिम था, जो एक क्लर्क थे उनके साथ, इटालियन क्लर्क थे जो उनके साथ काम किया करते थे. तो एसेज ऑफ इलिया क्या हैं? दीज आर पर्सनल इंप्रेशंस. पर्सनल इंप्रेशंस हैं ये एसेज ऑफ इलिया, इनके पर्सनल इंप्रेशंस हैं. यानी कि उनके ये जो जितने भी एसेज होते हैं ये ऑटोबायोग्राफिकल होते हैं, मिंगल्ड विद जो है ये दीज आर मिंगल्ड विद ह्यूमर एंड पैथोस. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैसल ऑफ ओट्रेंटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ. कैसल ऑफ ओट्रेंटो ये जो वर्क है दैट इज बाय हॉरेस वॉल्पोल. हॉरेस वॉल्पोल का वर्क है, और इसके सेकेंड एडिशन में इन्होंने इसको टाइटल दिया था, सब टाइटल दिया था, दैट वाज गोथिक. तो कैसल ऑफ ओट्रेंटो ये एक एग्जाम्पल है, जो जॉनरा है इसका दैट इज गोथिक फिक्शन. इट इज अ गोथिक फिक्शन. Byron's The Vision of Judgment is a satire directed against. एक आई थी A Vision of Judgment. Vision of Judgment, A Vision of Judgment ये थी ये जो वर्क था ये था मिस्टर साउदे का वर्क, रॉबर्ट साउदे. इन्होंने इसमें एक डेरोगेटरी टर्म यूज करी है, सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्री. सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री में इन्होंने जो लोगों को इंक्लूड करा है, बायरन, कीट्स, शेले,
इनको इन्होंने इंक्लूड करा। क्यों करा? क्योंकि इनका ये मानना था कि ये जितने भी जो पोएट्स हैं, दे फॉलो देयर ओन लीड्स, दे फॉलो देयर ओन वे, दे आर द फॉलोअर्स ऑफ सैटर्न, दे डू नॉट फॉलो द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। तो उन्होंने इन्हें एक डेरोगेटरी टर्म यूज करी थी, अ विजन ऑफ जजमेंट में, अ विजन ऑफ जजमेंट में, दैट इज सैटनिक स्कूल ऑफ पोइट्री। तो बायन की जो द विजन ऑफ जजमेंट आई, जिसमें उन्होंने वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, उनको सबको जो है उन्होंने वर्ड्सवर्थ के स्टाइल को प्लेन स्टाइल बताया, कॉलरिज को जो है वो टर्जिड बताया। तो उन्होंने और ये एक कमेंट जो उन्होंने करा था, मतलब जो मतलब इसमें नहीं बगा, बायरन ने वो तो इंग्लिश पार्ट्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स में बताई है वो चीज़, लेकिन जो विजन ऑफ जजमेंट उन्होंने लिखा था वो उन्होंने सीधा जो डायरेक्ट अटैक किया था वो किया था उन्होंने सौदे पर। अब आप देख सकते हैं नाम में समानता, ए और द की समानता है, क्योंकि इससे पहले भी भाई अब आप किसी की को क्रिटिसाइज करोगे तो दूसरा भी तो क्रिटिसाइज करेगा ना। इंग्लिश पार्ट्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स में उन्होंने जो क्रिटिसाइज किया है शैले को, वो सॉरी वर्ड्सवर्थ को, कॉलरिज को, इनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। द विजन ऑफ जजमेंट जो आया उसमें उन्होंने सीधा अटैक जो करा है वो रॉबर्ट सौदे को उन्होंने अटैक करा है, और वो भी किस लिए? क्योंकि एक डेरोगेटरी टर्म उन सब के लिए, उनके लिए यूज की गई थी, सैटनिक स्कूल ऑफ पोइट्री। Which of the poem or by Keats uses the Spenserian stanza? Spenserian stanza होता क्या है? That is 9-line stanza. 9-line stanza जिसमें जो पहली 8 लाइन्स होती हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर होती है, और जो लास्ट लाइन होती है वो एलेक्जेंड्रीन हेक्सामीटर कहलाती है। कीट्स जो कि एक रोमांटिक पोएट थे, और उन्होंने इसको जो यूज़ किया है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस नाम की पोयम में यूज़ किया है। ये पोयम एक दो प्रेमियों के, पोर्फायरियो और मेडलिन की कहानी है, हु आर इन लव बट दे बिलोंग, देयर फैमिलीज आर एट एनमिटी, तो वो दोनों भाग जाते हैं। ये पोयम शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट से प्रभावित है, बट रोमियो एंड जूलियट की ट्रैजिक एंडिंग है, इसकी एंडिंग जो है वो अच्छी एंडिंग है, बिकॉज वो अपने दुश्मन परिवारों को धोखा देकर भाग जाते हैं। तो ईव ऑफ सेंट एग्नेस में उन्होंने ये द 9-line स्टेंजा, स्पेंसेरियन स्टेंजा जो है वो यूज किया है। Whom did Keats regard as a prime example of negative capability? Negative capability जो term Keats ने दिया है, he used this term in one of his letters in which he said कि एक practice होती है to live amidst doubts and to live to live amidst doubts and other things without chasing the rationality। यानी कि जब एक पोएट जो है या एक व्यक्ति को पसंद होता है कि वो मिस्टिसिज्म, डाउट्स और इनके बीच में रहता है, उसमें लॉजिक लगाने की कोशिश नहीं करता, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। और इस नेगेटिव कैपेबिलिटी का उदाहरण एक तो वो खुद को मानते हैं कि ही हैज़ दैट एबिलिटी, और दूसरा उदाहरण मानते हैं वो विलियम शेक्सपियर को। विलियम शेक्सपियर पजेस दैट एबिलिटी ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। Which of the following poems uses terza rima? Terza rima क्या होता है? 3-line stanza। 3-line stanza, अब जहां पर भी रिमा आ रहा है दैट इज इटालियन जो है वो इसका इटालियन, इटली से लिया गया स्टेंजा फॉर्म है। जो इसमें किसमें यूज किया गया है? जॉन कीट्स ओड टू अ नाइटिंगेल, पीबी शैलेज ओड टू द वेस्ट विंड, विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर, एल्फ्रेड टेनिसन यूलिसिस। ये यूज किया गया है ओड टू द वेस्ट विंड में, जिसमें जो ये होता है इंटर जो है ये इंटरकनेक्टेड 3-3 लाइन के स्टेंजाज होते हैं, जिनकी राइम स्कीम जो होती है ए बी सी बी, ये इसकी राइम स्कीम रहती है। और इसकी बहुत ही प्यारी सी लाइन है ओड टू द वेस्ट विंड की, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। The phrase dark satanic mills has become, पंखा तो चला देते। The phrase dark satanic mills became the most famous description
of the force at the center of the industrial revolution, the phrase was used by विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लेक, थॉमस कार्लाइल या जॉन रस्किन? तो मैं आपको एक चीज ये बताऊं, सबसे पहले इस चीज को समझिए कि ये जो फ्रेज है ये तो दिया है विलियम ब्लेक ने, और ये उन्होंने दिया है एक उनकी जो पोयम है दैट इज यरूशलेम, उसमें उन्होंने कंपैरिजन किया है। ये जो टर्म है डार्क सैटेनिक मिल्स, ये विलियम ब्लेक ने अपनी पोयम यरूशलेम में दिया है जो 1804 में आई थी, और इन्होंने कहा इसमें कंपेयर किया है कि इंग्लैंड्स ग्रीनलैंड, इन्होंने कंपेयर किया है इंग्लैंड्स ग्रीनलैंड कि इंग्लैंड्स ग्रीनलैंड एंड डार्क सैटेनिक मिल्स। तो ये डार्क सैटेनिक मिल्स जो उन्होंने कहा है ये उन्होंने इंडस्ट्रीज को कहा है, इंडस्ट्रीज को कहा है। तो ये पोयम है विलियम ब्लेक की, दैट इज यरूशलेम पोयम में ये टर्म उन्होंने यूज करा है दैट इज डार्क सैटेनिक मिल्स, इंडस्ट्रीज के लिए है। कंपेयर करा है कि पहले इंग्लैंड की डार्क जो ग्रीन लैंड थी अब उस पर डार्क सैटेनिक मिल्स जो है वो आ गई हैं। विलियम ब्लेक की पोयम दैट इज यरूशलेम से में ये टर्म यूज किया गया है। विच पोयम ऑफ शेले बियर्स द ऑल्टरनेटिव टाइटल द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड? शेले एक रेवोल्यूशनरी जो है रोमांटिक पोएट थे। मॉम ब्लैंक, मोबला, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, अडोनिस या एलास्टर? तो ये जो लाइन्स है द स्पिरिट ऑफ अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ये इसी का सब टाइटल है, अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। एंड नाउ द नेक्स्ट लाइन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, I fall upon the thorns of life I bleed expresses a pathetic cry for a wonderful heart from Ode to the West Wind, Shelley. The poem consists of I fall upon the thorns of life I bleed, ये लाइन्स Ode to the West Wind की है, जो शेले की एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पर खत्म होती हुई पोयम है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। इस पोयम में क्या है? 14 line terzanima stanza, 4 line stanza characterized by swift action, a particular rhyme scheme in a villanelle, an unstressed syllable followed by a stressed one. तो ये जो है 14 line terzanima stanzas इसमें है, terzanima stanza 14 line terzanima stanzas इस पोयम में है। ठीक है जी, यानी कि 3-3 लाइन के जो इंटरकनेक्टेड स्टेंजास। In the fall of Hyperion, Keats' muse figure is फॉल ऑफ हाइपीरियन कीट्स ने प्रभावित होकर लिखा था मिल्टन के द पैराडाइज लॉस्ट से, और वो भी एक एपिक लिखना चाहते थे बट ही कुडंट। खुद ही उन्होंने कहा था इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मिल्टॉनिक इन्वर्जन्स बहुत ज़्यादा हैं, और ये जो पोयम है इसमें उनकी जो म्यूज़ है, मिल्टन की जो म्यूज़ है वो यूरेनिया है, गॉडेस ऑफ एस्ट्रोनॉमी। उनकी जो कीट्स की म्यूज़ है, म्यूज़ होता है कविता की देवी जो इंस्पिरेशन देती है कविता लिखने के लिए, और इसमें कीट्स की जो म्यूज़ फिगर है दैट इज मोनेटा। Who among the following romantic poets ended his life lauded and respected as the sage of Highgate? ये stage नहीं है, as the sage of Highgate। सेज ऑफ हाईगेट ये टाइटल किसको दिया जाता है? सेज ऑफ हाईगेट कहा जाता है एस.टी. कॉलरिज को, दैट इज सैमुअल टेलर कॉलरिज। हालांकि आके एंजल्स स्लाइटली विकेट भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वेस्ट नैरेटिव? सबसे पहले समझिए क्वेस्ट नैरेटिव का मतलब क्या होता है। क्वेस्ट मतलब होता है खोज। कौन सी पोयम है खोज पर आधारित पोयम नहीं है? शेले अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड ये क्वेस्ट है।
quest for the true beauty, true love. Bayern's Manfred, that is also a quest narrative. Coleridge's Christabel, Keats Endymion. Keats की एंडीमियन आपने पढ़ी होगी. एंडीमियन 4000 लाइन्स की पोएम है जिसमें एंडीमियन ब्रेनसिक जो राजकुमार है उसको जो है मून गॉडेस जो उसको विजिट करने के लिए आते हैं एंड ही इज इन द क्वेस्ट ऑफ मून गॉडेस और फिर उसके बाद उसको प्रेम हो जाता है. तो ये तीनों तो क्वेस्ट पोएम्स हैं. कॉलरिज की क्रिस्टाबेल क्वेस्ट पोएम नहीं है, खोज किसी खोज पर आधारित पोएम नहीं है. Who is the author of Mary and the Unfinished, the Wrongs of Women? Mary and the Unfinished, Wrongs of Women, ये दोनों वर्क और एक और वर्क द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन जो फेमिनिस्टिक बुक कहलाती है, इनकी जो राइटर है वो है मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट जो कि विलियम गॉडविन की वाइफ थी जिन्होंने पॉलिटिकल जस्टिस जो है लिखी, जिनकी जो एक अनार्किस्ट थे तो उन्होंने उनकी वाइफ थी. और ये जो उनके वर्क है मैरी एंड द अनफिनिश्ड, द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन, ये किसके वर्क्स हैं? मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट के. उनको पहली वुमेन राइटर, वो उनको एक वो वुमेन राइटर माना जाता है जो वुमेन से संबंधित इश्यूज पर लिखा करती थी. ठीक है जी. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लेते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Round Table is a collection of essays jointly written by Charles Lamb and William Hazlitt, Charles Lamb and Leigh Hunt, William Hazlitt and Leigh Hunt, विलियम हैजलिट एंड थॉमस डी क्विंसी. राउंड टेबल एक एसेज का कलेक्शन है और ये लिखा गया है, अब आप खुद देखिए, विलियम हैजलिट एंड ले हंट के द्वारा लिखा गया है. ठीक है जी. ले हंट जो कि एक इनको कोई बहुत अच्छे दर्जे का पोएट जो है वो नहीं माना जाता था. इवन ले हंट की वजह से कीट्स को भी बहुत कुछ जो है कीट्स भी जो उनको टारगेट किया जाता था वो ले हंट की वजह से ही कहता है, क्योंकि आपको पता है कि इस एज में विग्स एंड टोरी पार्टीज हुआ थी और जो विग्स थे वो दे वर अगेंस्ट टोरीज और जो ले हंट थे ये जिस पार्टी को बिलोंग करते, जिसको सपोर्ट करते थे विग पार्टी को, तो जो टोरीज थे वो इन पे अटैक करते थे और ऑब्वियसली ये जो है कीट्स के भी मेंटोर थे तो उन पे भी जो है वो बाण चलाए जाते थे. द आइलैंड सेटिंग ऑफ लेटमॉस फिगर्स इन कीट्स. ये जो माउंट लेटमॉस है ये एंडीमियन में आता है. एंडीमियन जो कि एक ब्रेन सिक राजकुमार है हु इज इन लव विद मून गॉडेस एंड ये माउंट लेटमॉस पर जो है वो रहता है. With what does the speaker claim to be half in love in Ode to a Nightingale? Ode to a Nightingale कीट्स की एक बेहद खूबसूरत पोयम है. कीट्स जिन्हें जाना जाता है अपनी सेंसुअसनेस के लिए. जब आप कीट्स को पढ़ते हैं तो उनकी पोयम की हर लाइन ऐसा लगता है जैसे कि टेस्ट भी आ रहा है, स्मेल भी आ रही है, खुशबू भी आ रही है, मतलब वो जो है और वो एक इमेज जो है वर्ड पे पिक्चर्स जो है वो खींचते हैं. Ode to Nightingale, he is in love with the song of Nightingale. तो इसमें जो है स्पीकर क्लेम टू बी हाफ इन लव विद द पीस दैट कम्स विद डेथ. वो कहता है कि बस ये गाना सुनते सुनते ही मृत्यु आ जाए, तो वो जो मृत्यु के बाद जो शांति मिलती है ना, दैट ही वांट्स टू हैव, द पीस दैट कम्स विद डेथ. Which of the following is not true of the Byronic hero? Byronic hero आखिर होता क्या है? Byronic hero वो होता है जिसके अंदर हीरो वाली कोई क्वालिटी नहीं होती. वो Byronic hero जो होता है मैड, बैड एंड डेंजरस टू नो, जो बायरन के बारे में कहा गया, लेडी लैम्ब ने कहा था मैड, बैड एंड डेंजरस टू नो. सैटर्न को बायोनिक हीरो कहा जाता है. मूडी होता है, पैशनेट होता है, अपनी मर्जी से काम करता है, रिमोर्स उसको पछतावा भी होता है, रिमोर्स मतलब, मगर वो रिपेंटेंट नहीं होता. दुखी भी होता है मगर रिपेंटेंट, पश्चाताप नहीं करता. जो कर दिया सो कर दिया, उस पर रिपेंट नहीं करता. सैटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड अ बायरोनिक हीरो. रिपेंटेंट नहीं होता वो.
which of the following does Robert Saude detail the Indian superstitions as an idolatry to be suppressed by a civilizing protest form of colonialism? अब आप देखिए, थलबा, द कर्स ऑफ कहामा, पिटिंग द वुल्स, कंट्री हॉरर्स, इनमें से कौन से में रॉबर्ट साउदे जो है वो डिटेल द इंडियन सुपरस्टिशन एज एन आइडोलेट्री, जिसमें आइडोलेट्री माना है टू बी, और जिसमें कॉलोनियलिज्म के द्वारा जिसको सप्रेस किया गया है, ये रॉबर्ट साउदे ने दिखाया द कर्स ऑफ कहामा में. That is the curse of Kahama. Now the next question is, in book 5th of Prelude, Wordsworth dreams of an Arab in the desert after reading which great work? Cervantes' Don Quixote, Coleridge's Rime of the Ancient Mariner, Euclid's Elements, Shakespeare's The Tempest. वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड की बुक 5 में एक अरब को जो है वो उसको इमेजिन किया है, और कौन सी किताब उन्होंने, उसमें उन्होंने ये इस चीज का डिस्क्रिप्शन दिया है. अगर आप लोगों ने सुनी हो कहानी जो मैंने प्रिल्यूड की बताई थी, सर्वेंटीज की डॉन क्विक्सोट पढ़ के, सर्वेंटीज की डॉन क्विक्सोट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which Keats poem was originally intended to be part of a collection of verse tale based on stories by Boccaccio? The Eve of St. Agnes, Lamia, Isabel, Hyperion. बोकैचियो की कहानी पर आधारित जो कीट्स की पोयम है वो है द इजाबेल और द पॉट ऑफ बेसिल. अगर आपने इसकी कहानी सुनी हो, इजाबेल नाम की लड़की है, अपने घर में माँ के काम करने वाले एक लड़के से प्रेम करती है, उसके दोनों भाई उसे मार देते हैं और उसके शरीर को जंगल में छोड़ देते हैं. इजाबेल को वो सपने में आकर बताता है और वो उसका सिर काट कर लाती है, उसको जो है एक बेसल के पॉट में सजाती है और जो है उसको बहुत प्यार से जो है पानी देती है. लेकिन जब उसके भाइयों को ये पता चलता है कि क्या है इसमें, जब खोल के देखते हैं तो उसका जो है बहुत एक सिर जो है मिलता है, तो वो बोल को इस बात से बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी से गड़ जाते हैं और इजाबेल बहुत दुखी हो जाती है. तो इजाबेल और द पॉट ऑफ बेसिल ये लिया गया है बोकैचियो से, बोकैचियो डेकामेरॉन. Who wrote The Wandering Jew, a poem in 4 cantos, and the short lyric The Wandering Jew Soliloquy? Coleridge, Lord Byron, Thomas Gray, P.B. Shelley. ये जो पोयम है वेंडरिंग ज्यू, ये लिखी गई है P.B. Shelley के द्वारा. Coleridge's Kubla Khan remains a fragment because, अगर आपने कॉलरिज की कुबला खान पढ़ी हो तो ये एक डोम ऑफ जेनेडू जो है वो दिखाया गया है, और इसमें कहते हैं कॉलरिज जो है वो अफीम के नशे में जो है थे और उन्होंने एक सपना देखा था, एंड जब वो सपना अधूरा ही था तभी कोई विजिटर आ गया, उसकी वजह से वो सपना टूट गया. लेटर ऑन ही ट्राइड टू सी दैट विजन अगेन, मगर ऐसा होता थोड़ी है कि अगर आपका सपना टूट जाए तो आपको दोबारा से दिखे. तो वो ये जो है एक फ्रेगमेंट ही रह गया, एक पार्ट ही जो है वो रह गया. तो इसमें उन्होंने एक इमेजिनेशन ऑफ फैंसी, दोनों को ही इन्होंने इसमें बताया कि इमेजिनेशन ऑफ फैंसी कैन क्रिएट मैजिक इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स. तो कॉलरिज की कुबला खान अधूरी क्यों रह गई? क्योंकि ही वॉज इंटरप्टेड बाय अ कॉलर, अ पर्सन और अ बिजनेस फ्रॉम परलोक. Dorothy Wordsworth was upset over their love affair. He was called by Wordsworth. He ran out of his stock of opium. ये है इसका, he was interrupted by a caller. And the last question of today, the Praise of Chimney Sweepers is a poem by William Blake, an elegy by William Wordsworth, an essay by Charles Lamb, an essay by William Hazlitt. तो ये क्या है The Praise of Chimney Sweepers? तो ये 1 मिनट में डिस्कस करते हैं. That is, The Praise of Chimney Sweepers is a work by
दैट इज एन एसे बाय चार्ल्स लैम, जिसमें वो देखते हैं सुबह सुबह कुछ बच्चे जो हैं वो चिमनी साफ करने के लिए जा रहे हैं और वो चाय पीते हैं, कैसे लगते हैं, एक बच्चा चिमनी में से फिसल कर जो है वो एक बेडरूम में सो गया। ये सारे रेमिनिसेंस जो हैं वो उन्होंने इसमें बताए हैं। तो प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर इज एन एसे बाय चार्ल्स लैम। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। तो चलिए, ये रोमांटिक एज के बताए हैं EMRS, और आपके जो अभी आने वाला अपकमिंग एग्जाम है झारखंड PGT का, उसके लिए हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चंस। रोमांटिक एज से लिए हैं। अभी इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊं, जो दोनों के जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक तो करवाई दूं, फिर उसके बाद जो है सिर्फ EMRS के ही करवाऊंगी।